हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज में स्टार्ट किया था संविधान के उद्देश्य का और नागरिकता, प्रियम्बल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप, जिसका हमने 10 क्वेश्चंस देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इंडियन पॉलिटी 2000 प्लस एमसीक्यू सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें जाकर के आप हमारी प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमने अब तक जो भी देखा है हमने यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखा था। आज यदि हम इसको देख रहे हैं तो आज हम पढ़ाई करने के उद्देश्य से देख रहे हैं। पढ़ाई करने के उद्देश्य से मतलब कि हम चीजों को सीखें, हम देख करके सीखें कि अच्छा ये ऐसे होता है और हम वहां से चीजें याद करें। तो आज से हमारा उद्देश्य ये है कि हमें मैक्सिमम चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमने 10 क्वेश्चंस तक देखा हुआ है। 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? 11th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, विचार करेंगे हम लोग। फिर एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे। ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति का जन्म कब हुआ है, तो उसका जन्म हुआ है 26 जनवरी 1951 को, लेकिन उसके पिताजी उसके जन्म के वक्त भारत के जन्मजात नागरिक थे। उसे अवजनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी, परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे। उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना दो। बताइए। पहली बात तो ये है कि उसके पिताजी जन्मजात नागरिक थे जब उसका जन्म हुआ। कब हुआ? तो 26 जनवरी 1951। फिर दूसरा केस में है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ है, ईटानगर में हुआ, ठीक है। तो उस समय वो आप देख रहे हैं कि भारत के बाहर, ये भारत में यहाँ पे जो हमें ध्यान देना है कि कहाँ पे, भारत में या भारत के बाहर, ये ध्यान देने के लिए है, ठीक है। इसका हमने डिटेल्ड लेक्चर नागरिकता का हमने देखा हुआ है। इंडियन पॉलिटी नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको मैं बोली हूँ, तो वहां जाकर के देखेंगे तो नागरिकता का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको अपने आंसर बताना है। सत्य कथन क्या होगा बताइए। आशा है आप लोगों ने बता दिया होगा। हम आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन से, जो कि आज का मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को देख करके चीजें समझ में आए। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि जन्म के द्वारा नागरिकता किसे किसे प्राप्त होती है। पहली बात 26 जनवरी 1950 के बाद, परंतु 1 जुलाई 1957 से पहले। 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1957 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है? 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 1 जुलाई 1957 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति क्या है, तो जन्म के द्वारा भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। फिर उसके बाद में 1 जुलाई 1957 को या इसके बाद, 1 जुलाई 1957 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसका कोई भी अभिभावक, अभिभावक मतलब कि माता या पिता, कोई भी अभिभावक भारत का नागरिक था, यानी कि 1 जुलाई 1957 को या फिर इसके बाद यदि बच्चे का जन्म हुआ है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक यदि भारत का नागरिक है, तो वो बिल्कुल भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है? 7 जनवरी 2004 के बाद
भारत में पैदा हुआ वह कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हो अथवा यदि एक अभिभावक भारतीय हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय पर गैर कानूनी अप्रवासी ना हो तो वह नागरिक भारतीय या विदेशी हो सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बात कंडीशन क्या है, एक व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ हुआ है 26 जनवरी 1951, लेकिन उसके पिताजी कौन है तो भारत के, उसके जन्म के समय उसके पिताजी कौन है भारतीय है, इसीलिए ये व्यक्ति भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। और इसके जन्म के समय इसकी माता भारतीय नागरिक है तो हमें ये ध्यान रखना है माता पिता में से कोई एक यदि भारतीय नागरिक है जन्म के वक्त, और जन्म के वक्त कब तो 1 जुलाई 1947 के बाद की स्थिति है ये, ठीक है, तो भारत का नागरिक वो कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। तो ये जो आप डेट देख रहे हैं ये क्यों डेट आती है, ये डेट आती है जैसे कि मैंने आपको बताया था 1955 को इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था, भारतीय नागरिक अधिनियम पास हुआ था, इंडियन सिटीजनशिप भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पास हुआ था। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि संसद को, पार्लियामेंट को पूरी शक्ति दे दी गई है हमारे संविधान में कि आप नागरिकता संबंधी कानून बनाएंगे। जब ये कानून बनाए तो ये सबसे पहले जो अधिनियम ये बनाए थे तो 55 वाला बनाए थे, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। उसके बाद इसी कानून में समय समय पर संशोधन होते रहता है। जब संशोधन होता रहता है और उस आधार पर नागरिकता के जो क्राइटेरियाज हैं वो चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हमें एक बेसिक सा 1955 वाला यदि पता है तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमसे दिया गया है यानी कि कूट वाले प्रश्न है कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि दोनों कथन सत्य हैं लेकिन कथन 2 एक का सही स्पष्टीकरण है, फिर उसके बाद में दोनों सत्य हैं लेकिन 2 जो है एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। इस तरीके के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिलते ही हैं। ठीक, यहाँ पे हम आ जाते हैं। क्या पूछा गया है हमसे बोला गया है कि वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता स्थिति है, भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता दी गई है, किस स्थिति है। यह कानून उन्हें आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने, मतदान करने या भारत की विभिन्न विधायी संस्थाओं के लिए चुने जाने के लिए सक्षम बनाता है। पहली बात तो वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा क्या बोला गया कि 16 देश में जो लोग रहते हैं ना वो भारतीय मूल के ही माने जाएंगे और उनको ना दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कैसी है कि वो जो है वहां भी रह सकते हैं और यहाँ भी रह सकते हैं, यानी कि उनको डुअल सिटीजनशिप दिया जा रहा है, ऐसा बोला गया है इसमें। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि यह कानून उन्हें आर्थिक कार्यकलाप में भाग लेने, मतदान करने या भारत के विभिन्न विधायी संस्थाओं के लिए चुने जाने के लिए सक्षम बनाता है। पहली बात, कहीं पे भी आप विधायी संस्थाएं देखें ना, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि विधायी संस्थाओं में भाग लेने के लिए भारतीय नागरिक होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। क्या है? भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये लोग जो 16 देशों में रहते हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, 16 देशों में रहते हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, तो वहां पे क्या रूल हमारा लागू होगा। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो यदि हम देखेंगे कि एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर प्रथम बार केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम देखें तो हमारे भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर जो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, ठीक, कब आया? 2003 में आया। इसमें विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बाकी अन्य देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व या 1950 के बाद वे नागरिक सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, और दोहरी नागरिकता ग्रहण करने वाले प्रवासी भारतीयों को मतदान
और चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। जो प्रवासी होते हैं वो मतदान में, क्योंकि वो तो प्रवासी है ना, वो तो दूसरे देश की नागरिकता लिए हुए हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ही हिंट दिया है, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो सक्षम बनाती नहीं बनाती है, इसका मतलब कि केवल 1 सही है और 2 हमारा गलत है। कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाग लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें भारत में संपत्ति रखने और खरीदने का अधिकार है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने आपको पहले ही यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि यहाँ पे किस तरीके से आंसर फ्रेम हुआ है। आर्थिक कार्यकलाप में वो बिल्कुल भाग ले सकते, किंतु गलत कौन सा पोर्शन है? गलत ये है कि वे विधायी संस्थाओं में चुने जाने के लिए सक्षम है, बिल्कुल नहीं है, ये पोर्शन गलत है। ये तो बिल्कुल सही है आप लोगों का। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे एमपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें या फिर हम व्यापम की बात करें, तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए आज मैंने एक्सप्लेनेशन का सेशन साथ में रखा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन का ये जो पैटर्न लेकर के आए आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनआरआईज द्वारा, पूरा ले लेते हैं, हाँ ये रहा, एनआरआईज द्वारा भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी पूरी की जानी चाहिए? क्या बोला गया है, बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। पहली बात तो हमें ये बोला गया कि एनआरआईज द्वारा भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित शर्तों में कौन सी पूरी की जानी चाहिए? नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं, प्रवासी भारतीय हैं, यहाँ नहीं रहते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो क्या बोला गया है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। यानी कि यदि उन्हें मताधिकार का प्रयोग करना है ना, तो वो शारीरिक रूप से मौजूद हो। ठीक, फिर उसके बाद एनआरआईज चाहे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने के पात्र हैं, ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है कि पात्र एनआरआईज को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत होना होता है। हमसे पूछा गया सही उत्तर कौन सा है, केवल 1 और 2, केवल 1 3, 1 2 3 या केवल 2 3? बताइए तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। आप लोग अपने से यहाँ पे एक बार रीड कीजिए और उसके बाद में बताइए करेक्ट आंसर क्या निकलना चाहिए। मैं इसको थोड़ा विचार कीजिए। एनआरआईज अभी जस्ट हमने देखा है, वहां से भी कुछ आइडिया शायद आप लोगों को, कुछ हिंट शायद आप लोगों को समझ में आए जो भी हमने अभी देखा है। बताइए क्या होगा यहाँ पे, क्या होना चाहिए? कि पहली बात तो बोला गया अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना है। पहली बात तो ये बोला गया शारीरिक रूप से। ठीक, फिर उसके बाद में यदि आप देखोगे कि बोला गया है फिर कि चाहे उन्होंने दूसरे देशों के भले ही नागरिकता प्राप्त कर, लेकिन मत देने के वे पात्र हैं। फिर उसके बाद में निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय में 6A पंजीकृत होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप लोग आंसर अपना कैसे टिक आउट कर सकते हो। अक्सर आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति, क्या जाने जब हम पढ़ते हैं हमें क्या पता कि कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है। जब ऐसे स्टेटमेंट देखो तो ये कोई भी देखो, जब एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करता है तो वो इतना ज्यादा रिसर्च करके नहीं सेट करेगा कि अलग से वो सेट करेगा कि फॉर्म 6 से भर करके पंजीकृत हो जाए। तो ये वाले स्टेटमेंट ना अक्सर सही ही होते हैं। ये वाले अक्सर स्टेटमेंट क्या होते हैं, सही ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली फैक्ट लिख देते हैं वहां पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर यहाँ पे बोला गया है, हमने ये चीज देखा एनआरआई चाहे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने के पात्र हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। ये अनिवार्य नहीं है कि वे शारीरिक रूप से ही मौजूद हों, ये अनिवार्य नहीं है, किंतु उन्हें मत देने के लिए वे पात्र होते हैं। वो बिल्कुल अपना मत दे सकते हैं, उनको राइट टू वोट है, बट वो इलेक्ट नहीं हो सकते, यानी कि वो खड़े नहीं हो सकते चुनाव में, वो खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बट वो क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल मत अपना दे सकते हैं मतदाता बनने के लिए। और ये देखो ना, यदि यहाँ पे आप देखोगे, यदि ये वाली स्टेटमेंट 2 सही है तो फिर 3 गलत होगी। और हमें ये पता है कि 3 ऐसी स्टेटमेंट अक्सर सही होती है।
ठीक है, तो इसका मतलब कि ये शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए, एकदम वेग स्टेटमेंट है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जिन्होंने क्या बोलते हैं, यदि कुछ भी नहीं आता है या फिर हम थोड़ा बहुत भूल रहे हैं या कुछ है, ऐसी स्थिति में हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं और विथ एक्यूरेसी के साथ में कैसे सॉल्व किया जाता है पॉलिटी के क्वेश्चन को, वहां पे हम देख रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो मैंने अभी समझाया है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। भारत का संविधान यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है, वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है, अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता है, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। तो गणतंत्र है। गणतंत्र क्यों हमने क्यों बोला कि रिपब्लिक है? रिपब्लिक हमने क्यों बोला? रिपब्लिक हमने ये बोला कि यहाँ पे वंशागत तत्व नहीं रखता। वंशागत तत्व जानते क्या होता है? वंशागत तत्व होता है यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट है, या फिर हम बात करें कि हमारे संसद की बात करें, ओवरऑल संसद, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में राज्यसभा और पार्लियामेंट में लोकसभा, ये कुल मिलाकर के संसद। तो संसद के सदस्य हमारे क्या होते हैं? उनको हम चुनते हैं। और यदि हम यहीं पे उनकी बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे, तो वहां वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब कि क्या है कि किंग के बाद में किंग का बेटा, इस तरीके से पूरा एक सीक्वेंस बना आया है ना, कि वो लोग उन्हीं के कुल खानदान के लोग बनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ है क्या? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो जब हमारे यहाँ ऐसा नहीं, तभी तो हमारे यहाँ अलग अलग लोग प्रेसिडेंट बने हैं, अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड से जाकर के प्रेसिडेंट बने हैं। बस वैसा ही है। तो भारत का संविधान गणतंत्री है क्योंकि यह एक निश्चित संसद का उपबंध करता है। निश्चित संसद का उपबंध, किंतु फिर भी बहुत बार ये यदि आप देखोगे वंशागत तत्व नहीं रखता है। यही मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। भले ही वो इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। यदि आप ब्रिटेन में जाओगे, ब्रिटेन में देखोगे तो वहां पे वंशानुगत होता है, हेरिडिटी होती है, यानी कि जो कुल खानदानी उसी कुल के लोग ही आगे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द सोशलिस्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 39D के साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालय को समर्थ बनाएगा। समाजवादी का अर्थ आपसे पूछा गया। ठीक, अनुच्छेद 14 के साथ पठित ऐसे कानून जो पूर्णतम मात्रा में समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया हो, विखंडित करने में न्यायालय को समर्थ बनाएगी। अनुच्छेद 25 के साथ पठित न्यायालय को उस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। अनुच्छेद 23 के साथ पठित आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं में कमी करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाएगा। आपसे बोला गया है कि कौन सा एक सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। अब बताइए, भारत की उद्देशिका में यानी कि प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड है ना, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। आंसर मायने नहीं रखता है, भले ही आपने देखा हो चाहे नहीं रहे, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने तो आज तो ओपन सेशन रखा है। ओपन सेशन मतलब कि यहाँ पे आंसर तो छुपा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होनी चाहिए। हमसे पूछा गया नहीं है। देखो, जो अनुच्छेद 39D होता है, ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करेंगे, जो कि डीपीएसपी के साथ में पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालय को ये समर्थ बनाता है। बिल्कुल, राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता को बनाए रखता है ये समाजवादी शब्द। फिर अनुच्छेद 14 के साथ में पठित ऐसे कानून जो पूर्णतम मात्रा में समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया हो, विखंडित करने में न्यायालय को समर्थ बनाएगी। न्यायालय को समर्थ बनाएगी। जो पूर्ण रूप से असफल हो गया तो विखंडित करने में ये न्यायालय को समर्थ बना सकते हैं। फिर अनुच्छेद 25 के साथ में पठित न्यायालय को उस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। प्रत्याभूत स्वतंत्रता यानी कि क्या है? अनुच्छेद 25 के साथ में पठित न्यायालय को उस अनुच्छेद के तहत में यदि हम बात करें तो प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में
समर्थ बनाएगा। फिर उसके बाद में लिखा है अनुच्छेद 23 के साथ पठित आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं में कमी करने के लिए न्यायालय को, आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं में क्या कमी की जाती है क्या? आप ये बताइए कि किसी प्रकार से यदि हम देखें कि संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के मूल्यों पर, मानव यदि हम देखें तो यहाँ पे आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं को कम कर दे, न्यायालय को समर्थ बनाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये एकदम वेग है। बाकी चीज तो ऐसे है कि हाँ ठीक है हो सकते हैं, लेकिन ये क्या एकदम असमानताएं कहाँ कम हुई है? नहीं हुई है ना। असमानताएं कम हो जाती तो आज ही गरीबी और अमीरी रहती क्या? जी नहीं रहती, नहीं रहती। तो बस यही वाला कथन आपका क्या है? नहीं, समाजवादी के लिए ये शब्द उपयुक्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के मूल्यों पर बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिबंधित किया गया और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें फोर्स्ड लेबर्स की बात की गई है, चाइल्ड लेबर्स की बात की गई है, तो ये किस में है? आर्टिकल नंबर 23 की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आय एवं प्रतिष्ठा की असमानता में कमी, जी नहीं, वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संवैधानिक व्याख्या में उद्देश्य का उपयोगी है क्योंकि यह मूल्य भारत भारतीय शब्द का प्रयोग करती है। उद्देश्य का उपयोगी है, व्याख्या में क्यों उद्देश्य का उपयोगी है? रेलेवेंस पूछा जा रहा है आपसे प्रियम्बल का। ठीक है, यह मूल्य भारतीय शब्दों का प्रयोग करती है। यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। यह शक्ति और परिसीमनों का स्रोत है। यह संविधान की आधारभूत विशेषताओं की संपूर्ण सूची प्रदान करती है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? हमने बार बार देखा है कि संवैधानिक व्याख्या में उद्देश्य का उपयोगी इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। इसीलिए इसकी व्याख्या संवैधानिक व्याख्या में उद्देश्य का उपयोगी मानी जाती कि हमारे संविधान निर्माताओं के लक्ष्य एवं दर्शन क्या थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के वाद में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया? बस आपसे पूछा गया एस.आर. बोम्मई जो केस था ना, एस.आर. बोम्मई केस में आपसे पूछा गया है कि ऐसा क्या चीज था जिसको आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी गई है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उदारतावाद, मानव की गरिमा, पंथ निरपेक्षता या धार्मिक स्वतंत्रता? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो पहली बात तो यदि हम बात करते हैं कि 1994 में एस.आर. बोम्मई केस की वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट की यदि हम बात करें तो 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई केस में क्या कहा? तो एस.आर. बोम्मई केस में पंथ निरपेक्षता को, किसको? तो पंथ निरपेक्षता को आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता की बात की गई थी एस.आर. बोम्मई केस में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एस.आर. बोम्मई केस कब? तो 1994 में पंथ निरपेक्षता को क्या ठहराया गया? आधारभूत, हमारी भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आपको पता है ये जो पंथ निरपेक्षता है ना, ये वास्तविक रूप में है क्या? तो ये वास्तविक रूप में सभी धर्मों के लिए पंथ निरपेक्षता क्या है? सभी धर्मों के लिए एक सकारात्मक अवधारणा है, सभी धर्मों के लिए सकारात्मक, ना किसी से, जैसे हम यहाँ पे कबीर जी के दोहे बहुत ही अच्छे यहाँ पे उपयुक्त होते, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो ना किसी धर्म के लिए अत्यधिक झुकाव और ना किसी धर्म के लिए बिल्कुल भी यानी कि उसके साथ में तिरस्कार, अलगाव, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस ये सकारात्मक भाव रखना है सभी धर्मों के साथ, यही पंथ निरपेक्षता कहलाता है। और एस.आर. बोम्मई केस में पंथ निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया गया था, मान्य ठहराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैंने समझाया वो वही चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित हैं। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। 1 2 1 3 1 2 3 केवल 2 3। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पे आपसे बोला गया है कि निम्न में से क्या चीज
आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में, यानी कि जो प्रियम्बल में, वो बस आपको बता देना है कि प्रियम्बल में ऐसा क्या है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं प्रियम्बल में क्या पूंजीवाद और मुक्त व्यापार की बात की गई है क्या? तो मैंने आपको उद्देशिका पढ़ाया हुआ है, उद्देशिका मैंने आप लोगों को बताया है, वहां पे कहीं पे भी पूंजीवाद लिखा था क्या? मुक्त व्यापार लिखा था क्या? तो ऐसी तो कहीं पे भी बात नहीं की गई थी। तो जब बात ही नहीं की गई है तो बिल्कुल काट दीजिए ना। जब 3 को काटोगे तो आपका ये कट जाएगा, आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, और आप बिना पढ़े अपने आंसर में, क्यों? क्योंकि हमने उद्देशिका पढ़ी हुई है। उद्देशिका मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, उद्देशिका ये हमने प्रीवियस सेशन में किया हुआ है। ये उद्देशिका वाला क्वेश्चन ही किया है। क्या लिखा है? हम भारत के लोग। उद्देशिका क्या है हमारी, ये देखिए। अब यहाँ पे पढ़ के बताइए कहाँ पे पूंजीवाद शब्द का प्रयोग किया गया और मुक्त व्यापार का प्रयोग किया गया, बताइए। ये लिखा है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो करके अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही हमारी उद्देशिका है। कहीं पे भी आपको पूंजीवाद दिखाई दिया? जी नहीं। क्या आपको कहीं पे भी मुक्त व्यापार दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। तो बस जब नहीं दिखाई दिया तो वहीं पे आपका आंसर तो आ गया। कहीं पे भी कोई डाउट आप लोगों को, तो क्या आएगा आपका आंसर? करेक्ट आंसर प्रतिष्ठापित क्या है? तो केवल प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य और समाजवाद और पंथ निरपेक्षता बिल्कुल हमारे उद्देशिका में प्रतिष्ठापित किया गया। क्लियर है कैसे सॉल्व करना है? आशा है आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने अभी ये समझाया वही चीज लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता का अर्थ है। क्या है नागरिकता का अर्थ? बताना है आपको। नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, लोकसभा संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। सही आपको कूट में आपको सही उत्तर बताना है। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3 या 1 2 3। नागरिकता का अर्थ बताइए। नागरिकता का अर्थ होता क्या है? तो यदि हम नागरिकता की बात करें तो 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। तो अब बताओ, आगे बताओ तो क्या लिखा है? नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार नागरिकता के अंतर्गत आते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। सिविल राइट्स भी आते हैं, पॉलिटिकल राइट्स बिल्कुल है। लोकसभा संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। जी हाँ, मताधिकार दिया जाता है। जो नागरिक होते हैं तो मताधिकार मिल जाता है उनको। फिर संसद और विधानसभा का सदस्य बनने का अधिकार। जी हाँ, वे सदस्य बन सकते हैं क्योंकि नागरिक हैं तो सदस्य बन सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों ही ऑप्शन हमारे सही। केवल रीड करने से हमें समझ में आ गया तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? आई होप समझ में आया होगा। जो अभी हमने समझा है ये वही चीज लिखा है और कुछ नहीं, और कुछ अलग चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको क्या बताना है? 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो सत्य नहीं है आप लोगों को बताना है। हम ऑप्शंस में भी आ जाते हैं अपने। क्या है ना, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूं। कहीं मेन क्या है ना कि आंसर आप लोगों को पहले एक बार आप लोग बताइए, फिर हम लोग फिर पढ़ तो रहे हैं, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे आपके सामने में आंसर ही पूरा डिस्क्लोज किया हुआ है। लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, है ना। क्या है? नहीं है पूछा गया है। तो आपको चलिए आइए देखते हैं। यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को किसी अन्य देश के नागरिक है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। कि क्या करता है? भारतीय मूल के लोगों को ना दोहरी नागरिकता दे देता है। ठीक है, फिर यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को किसी
अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के ओसीआई कार्ड प्रदान कर देता है, यानी कि नागरिकता है नहीं लेकिन ओसीआई कार्ड इसने दे दिया है, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में लिखा है यह ओसीआई को भारत में आम चुनावों में मतदान की अनुज्ञा करता है। ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, जो विदेशों में रहते हैं, बस वही है। फिर उसके बाद में यह ओसीआई को भारत में बिना वीजा की यात्रा करने की मंजूरी देता है। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा गया है, बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये वाला सेशन आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। इंडियन पॉलिटी नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ओसीआई वाले पूरे पॉइंट्स को। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को किसी अन्य देश के जो नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं लेकिन किसी अन्य देश के नागरिक हैं तो ये दोहरी नागरिकता प्रदान कर देता है। फिर यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के ओसीआई देता है। तो बिना नागरिकता ओसीआई वाले लोगों को नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है, ये करेक्ट दिया गया क्योंकि उन्हें बिना नागरिकता के ओसीआई मिल जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, नहीं पूछा गया। देखेंगे तो 2 को तो काट दो, जहां जहां पे 2 है ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आपका, ठीक है। अब यानी कि आपको ये पता 3 बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ दोनों में 3 है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको मत पढ़ो। फिर उसके बाद में यदि 1 आपको पता है ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। 1 की यदि हम बात करें तो 1 में क्या बोला गया है कि दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। आप ये बताओ यदि दोहरी नागरिकता प्रदान करता तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिना नागरिकता के ओसीआई मिलता है तो ये तो विरोधाभास है ना, ये तो विरोधाभास है और ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब कोई दोहरी नागरिकता नहीं मिलती, बल्कि ऐसा कोई भारत में दोहरी नागरिकता का तो प्रावधान ही नहीं है। और स्पेशली इन लोगों के लिए तो भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता कैसे दे देंगे, नहीं देंगे। जब नहीं देंगे तो ये बिल्कुल गलत है और ये वाला भी गलत है। ये वाला तो बिल्कुल आम चुनाव में मतदान की अनुज्ञा करता है। ओसीआई लोगों को आम चुनाव में मतदान नहीं दे सकते हैं ना, तो आम चुनाव में मतदान देने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। मतदान देने का अधिकार किसको प्राप्त होता है, जो नागरिक हैं। तो इनको तो नागरिकता ही नहीं दी गई है, लेकिन इनको ओसीआई कार्ड होल्डर, इनको बस क्या है कि इनकी बात यदि हम करें तो ये जो लोग जो है ये बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं, ये बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 और 4 बिल्कुल सही है। और यदि हम 1 और 3 की बात करें तो गलत है, सही नहीं है पूछा गया, तो 1 और 3 आपका सही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन रहा, जो भी हमने देखा है, जो भी मैंने आपको बताया ये वही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे। हमने आज कितने क्वेश्चंस किए, अगेन हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं उद्देशिका और सिटीजनशिप से, ठीक है। इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरीके से जहां पे आपको क्वेश्चन पहले दिखाया जाए और उसके बाद में आंसर डिस्क्लोज किया जाए, आप लोगों को इस तरह का फॉर्मेट कैसे लग रहा है। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम इसी तरीके का फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसकी आपको संपूर्ण पीडीएफ चाहिए क्योंकि आपके पूरे पॉलिटी को एमसीक्यू फॉर्म में जो है इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है और लेटेस्ट पैटर्न में ही क्वेश्चन है, पूरा जो लेटेस्ट पैटर्न में अभी पूछा जा रहा है उसकी क्वेश्चन है। तो यदि आपको, और ये पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद में ये पूरा तैयार किया गया है, तो यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो है 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पर संपर्क करके आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप, आशा है मेरी कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे। कल की
सेशन में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग जरूर पढ़ के आइएगा और इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।